हेलो फ्रेंड्स, मैं हरेंद्र प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में सौर मंडल के बारे में स्टडी करेंगे। सौर मंडल से संबंधित जितने भी फैक्ट होंगे हम उसको समझेंगे। वे सारे फैक्ट जो परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए, सौर मंडल का फिगर है, यहाँ पर सूर्य है, उसके बाद क्या है, उसके बाद बुध है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद शुक्र है, सूर्य है, बुध है, शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है और फिर वरुण है। तो आइए अब हम समझते हैं, सबसे पहले सौर मंडल कहते किसको हैं। देखिए, सौर मंडल किसे कहते हैं तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल में सूर्य जो है वह पूरी ऊर्जा का स्रोत होता है। तो फ्रेंड्स, सौर मंडल किसे कहते हैं तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल कहते हैं। और सूर्य जो है इस पूरे सौर मंडल के ऊर्जा का स्रोत होता है। अब हम सूर्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, सौर मंडल में ये चीज़ें सम्मिलित हैं। सौर मंडल में सूर्य है जो सौर मंडल का मुखिया है, फिर 8 ग्रह हैं, उनके उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं जिनकी संख्या 40,000 है, उल्का पिंड है, धूमकेतु है, गैस और धूल है। ये सारी चीज़ें सौर मंडल के अंतर्गत आती हैं। देखिए, सूर्य एक तारा है, इस बात को याद रखिए। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। ये पूछा जाता है परीक्षा में इससे प्रश्न पूछा जाता है। तो सूर्य एक तारा है तथा सौर मंडल का मुखिया है। सूर्य में ऊष्मा एवं ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन की क्रिया है। ध्यान से इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि सूर्य में ऊष्मा एवं ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है। तो मुख्य स्रोत जो है कहाँ से ऊर्जा ऊष्मा निकलती है? तो वह नाभिकीय संलयन से निकलती है। किससे? नाभिकीय संलयन से। सूर्य का वह भाग जो हमें दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर। सूर्य का वह भाग जो हमें दिखाई देता है हम उसे फोटोस्फीयर कहते हैं या उसे हम प्रकाश मंडल कहते हैं। फोटोस्फीयर से जगह जगह विद्युत चुंबकीय विकिरण निकलते रहते हैं। फोटोस्फीयर से जगह जगह विद्युत चुंबकीय विकिरण निकलते रहते हैं या सूर्य से निकलने वाली लपटों या ज्वालाएं कभी कभी इतनी शक्तिशाली होती हैं कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण शक्ति को पार करके अंतरिक्ष में प्रवेश कर जाती हैं। ऐसी ज्वालाओं तथा परमाणु आधियों को क्या कहते हैं? सौर ज्वाला कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट करिए इसको। कह रहा है कि सूर्य से निकलने वाली लपटें या ज्वालाएं कभी कभी इतनी शक्तिशाली होती हैं कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण शक्ति को पार करके अंतरिक्ष में प्रवेश कर जाती हैं। और ऐसे ही ज्वालाओं तथा परमाणु आधियों को क्या कहते हैं? उसको सौर ज्वाला कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर ज्वाला। सौर ज्वाला जो होती है वह एक बहुत ही प्रभावशाली विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है। जो सौर ज्वाला होती है वह क्या होती है? एक बहुत ही प्रभावशाली विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है जो सूर्य के बाहरी सतह अर्थात फोटोस्फीयर से निकलता है। कहाँ से निकलता है? फोटोस्फीयर से। ये सूर्य का जो बाहरी सतह है ये फोटोस्फीयर, यहीं से जो है सौर ज्वाला निकलती है। कभी कभी यह सौर ज्वाला जो है पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है। कभी कभी यह सौर ज्वाला जो है ये पृथ्वी है तो पृथ्वी का जो ये वायुमंडल है इस वायुमंडल में वह प्रवेश कर जाता है और पृथ्वी के ध्रुवों के पास जा पहुंचता है। पृथ्वी का ये ध्रुव उधर नॉर्थ है, उधर साउथ है,
तो ये क्या करता है कि पृथ्वी के साउथ और नॉर्थ में यह प्रवेश कर जाता है। क्यों प्रवेश कर जाता है? क्योंकि पृथ्वी पर जो ध्रुवों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वह काफ़ी अधिक होती है। देखिए इसमें लिखा है ना, कभी कभी यह सौर ज्वाला पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है और पृथ्वी के ध्रुवों के पास पहुंचता है, क्योंकि पृथ्वी के ध्रुवों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक होती है। और इस सौर ज्वाला के ध्रुवों के पास पहुंचने का परिणाम क्या होता है? लिखा है कि तथा परिणाम स्वरूप ध्रुवों के पास फुलझड़ी सी प्रकाश देखने को मिलती है। बहुत ही मनोरम दृश्य दिखाई देता है। वहाँ पर प्रकाश जो है बहुत मन को हरने वाला होता है। एक फुलझड़ी सा प्रकाश जैसे निकलता हो, इस तरह दिखाई देता है, जिसे कहते क्या है, जिसे जो है अरोरा लाइट कहते हैं। उस प्रकाश को जो फुलझड़ी की तरह दिखाई देता है उसे अरोरा लाइट कहते हैं। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर इसे अरोरा बोरियालिस, पृथ्वी का जो ये उत्तरी ध्रुव है उसे जो है अरोरा बोरियालिस बोलते हैं, और ये जो दक्षिणी ध्रुव है उसे जो है अरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं। इस फैक्ट को याद रखिएगा फ्रेंड्स। ये पूछा जाता है कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर जो सौर ज्वाला उसे अरोरा बोरियालिस, और जो दक्षिणी ध्रुव पर दिखाई देता है उसे अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। अरोरा ऑस्ट्रेलिस, इसको थोड़ा याद रखना जरूरी है, क्योंकि परीक्षा में इससे प्रश्न पूछा जाता है। तो कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। परीक्षा में दे देगा तो भूल जाते हैं कि नॉर्थ पर जो है अरोरा बोरियालिस था कि अरोरा ऑस्ट्रेलिस था। तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि जैसे पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है, तो ऑस्ट्रेलिया जो है इसके दक्षिण ध्रुव में पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया जो है इधर पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया इधर पड़ता है, तो ये दक्षिण पड़ता है। तो इससे आप याद रखिएगा कि साउथ में जो है ऑस्ट्रेलिस, इससे अरोरा ऑस्ट्रेलिस, इससे याद रखिएगा तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब आइए सौर कलंक के बारे में समझते हैं कि सौर कलंक किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये फिगर आपको सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए काले काले धब्बों के समान दिखाई दे रहे हैं, है ना। यहाँ है, ये काले काले धब्बे दिखाई दे रहे हैं आपको, तो इसे ही सौर कलंक कहते हैं। अब ये सूर्य की सतह पर सौर कलंक बनता कैसे है? तो सूर्य के फोटोस्फीयर से सौर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। सौर ज्वालाओं के निकलने के कारण जो है यह स्थान ठंडा हो जाता है। ठंडा हो जाने के कारण इसमें से ऊष्मा अब नहीं निकलती और यहाँ पर जो काले धब्बे दिखाई देने लगते हैं। लेकिन ये धब्बे सदैव स्थायी नहीं रहते हैं। ये धब्बे जो है बनते रहते हैं और इन सौर धब्बों के बनने और बिगड़ने में 11 वर्ष का समय लगता है। कितना? 11 वर्ष का समय लगता है, जिसे सौर कलंक चक्र कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? सौर कलंक चक्र कहते हैं। इन धब्बों को बनने और बिगड़ने में 11 वर्ष का समय लगता है, जिसे सौर कलंक चक्र कहते हैं। यह विद्युत चुंबकीय विकिरण जो सौर कलंक से बाहर निकल पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, वह पृथ्वी के बेतार संचार प्रणाली को ध्वस्त कर देता है। यह विद्युत चुंबकीय विकिरण जो है, जो सौर कलंक से बाहर निकल पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, वह पृथ्वी के बेतार संचार प्रणाली को ध्वस्त कर देता है। देखिए यहाँ पर जो है लिखा कि विद्युत चुंबकीय विकिरण जो सौर कलंक से बाहर निकल पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, वह बहुत नुकसान करता है। वह पृथ्वी का जो संचार प्रणाली होती है उसको ध्वस्त कर देता है। सूर्य का वह बाहरी भाग जो सूर्य ग्रहण के समय अंगूठी की भांति चमकता हुआ दिखाई देता है, उसे कैरोना कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरोना। फिर सूर्य का वह बाहरी भाग जो सूर्य ग्रहण के समय अंगूठी की भांति चमकता हुआ दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कैरोना कहते हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य के फोटोस्फीयर का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य के केंद्र का तापमान जो है
15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है? 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। किसी भी तारे का जीवन काल अनुमानतः 10 बिलियन वर्ष है या 10 अरब वर्ष है। सूर्य की वर्तमान आयु 5 अरब वर्ष है, क्योंकि सूर्य भी एक दिन नष्ट हो जाएगी। जितने भी तारे एक दिन नष्ट हो जाएंगे उनकी आयु होती है। नेक्स्ट है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में लगा समय 8 मिनट 20 सेकेंड, अर्थात सूर्य से पृथ्वी पर जो प्रकाश आता है वो 8 मिनट 20 सेकेंड में आता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे इतना होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 घाते 12 किलोमीटर होता है। अर्थात एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसे एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। देखिए, सूर्य से पृथ्वी की दूरी बहुत नज़दीक है, इसलिए सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी प्रकाश वर्ष में नहीं मापी जाती। इसलिए नहीं मापी जाती है क्योंकि सूर्य से पृथ्वी की दूरी बहुत कम है और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? पारसेक होती है। और एक पारसेक का पैमाना क्या होता है? ये है कि एक पारसेक बराबर कितना होता है? एक पारसेक बराबर 3.6 प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष का क्या मतलब है कि एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है। तो सबसे जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है। ये पूछा जाता है। देखिए, अब आइए हम ग्रहों के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, ये सूर्य है और सूर्य के बाद कौन सा ग्रह है? ये बुध है। बुध के बाद कौन सा है? शुक्र है। शुक्र के बाद पृथ्वी है। फिर क्या है? मंगल है। फिर बृहस्पति है। फिर शनि है। फिर अरुण है और फिर वरुण है। मंगल और पृथ्वी के बीच यह जो है इनके बीच कुछ आकाशीय पिंडों की एक श्रृंखला पाई जाती है। आइए हम उसको देखते हैं फिगर में। देखिए, ये है ना, ये मंगल और पृथ्वी जो जहाँ एरो लगा हुआ है, मंगल और पृथ्वी के इस बीच में इस प्रकार के यहाँ पर ये ऐसे अनगिनत आकाशीय पिंडों की एक श्रृंखला होती है। किसके बीच? मंगल और बृहस्पति के बीच। ये प्रश्न पूछा जाता है। मंगल और बृहस्पति के बीच जो है एक आकाशीय पिंडों की एक श्रृंखला होती है और इसी के आधार पर जो बीच में पाए जाते हैं, इसी के आधार पर इधर के ग्रहों को आंतरिक ग्रह तथा इधर के ग्रहों को जो है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को जो है वाह्य ग्रह बोलते हैं। इसको जो है वाह्य ग्रह बोलते हैं और इधर जो है इसको आंतरिक ग्रह बोलते हैं। अब आइए ग्रहों के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को समझते हैं। देखिए, ग्रहों के पास अपना ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता, बल्कि यह सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार पहले बुध है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और फिर वरुण। देखिए है ना, पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और फिर वरुण। इनके क्रम को याद रखना है क्योंकि परीक्षा में क्रम से भी प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, यदि इन ग्रहों के आकार को देखें, आकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे बड़ा आकार किसका है? बृहस्पति का, फिर शनि का, फिर अरुण का और फिर वरुण का होता है। मैंने अभी बताया कि मंगल और बृहस्पति के बीच जो है ये अनगिनत आकाशीय पिंड पाए जाते हैं और इन आकाशीय पिंडों के का जो बाईं तरफ है इसको आंतरिक ग्रह बोलते हैं और इन आकाशीय पिंडों के जो दाहिनी तरफ है इनको वाह्य ग्रह बोलते हैं। तो इन जो वाह्य ग्रह होते हैं वह एक क्रम से इनका आकार होता है। पहले बृहस्पति आता है तो बृहस्पति बड़ा होता है, सबसे बड़ा जो है बृहस्पति है। आपको याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ। पहले जो है जो वाह्य ग्रह होते हैं वो सबसे बड़े हैं और वाह्य ग्रहों में एक क्रम से पहले बृहस्पति,
फिर शनि, फिर अरुण और फिर वरुण। और लेकिन इधर फिर उसके बाद बाईं तरफ के ग्रहों का नंबर आता है। तो बाईं तरफ के ग्रहों में फिर किसका नंबर आता है? फिर जो है पृथ्वी है। पृथ्वी के बाद क्या है? पृथ्वी के बाद शुक्र है दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर मंगल है और चौथे नंबर पर बुध है। और परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन है? तो पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह शुक्र है और शुक्र का आकार पृथ्वी के ही समान है, इसलिए इस शुक्र को जो है पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पृथ्वी की बहन। परीक्षा में पूछा जाता है कि पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं? कई तीन ग्रहों को नाम, 3-4 ग्रहों के नाम दे देंगे, ये बताना होगा। तो पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं? शुक्र को, क्योंकि यह इसका आकार जो है पृथ्वी के आकार के समान होता है। देखिए, सूर्य के समीप के जो 4 ग्रह होते हैं वो अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। सूर्य के समीप के जो 4 वह अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। जैसे यहाँ पर इन चारों ग्रहों को देखिए, ये जो आंतरिक ग्रह हैं, इन बाह्य ग्रहों की अपेक्षा क्या है? ये छोटे हैं। ये छोटे क्यों हैं? क्योंकि यह जो है भारी पदार्थों से बने होते हैं तथा इनका घनत्व जो है अपेक्षाकृत अधिक होता है। वहीं जो शेष 4 ग्रह हैं वे हल्के पदार्थों के बने हुए हैं तथा इनका घनत्व कम है तथा अपेक्षाकृत काफ़ी बड़े हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो चारों ग्रह हैं सूर्य के पास के, ये छोटे हैं क्योंकि इनका घनत्व काफ़ी अधिक है और ये भारी पदार्थों से बने हुए। जबकि जो ये बाह्य 4 ग्रह हैं ये काफ़ी बड़े हैं क्योंकि इनका घनत्व जो है ये कम है, इसलिए ये आकार में अपेक्षाकृत काफ़ी बड़े हैं। अब आइए उपग्रहों के बारे में भी अध्ययन करते हैं। उपग्रह किसे कहते हैं? ऐसे खगोलीय पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करते हैं उसे उपग्रह कहते हैं। देखिए, जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उनके चारों तरफ, उसको तो ग्रह कहते हैं, लेकिन जो इन ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, जो है इन ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे उपग्रह कहते हैं। देखिए, बुध का कोई उपग्रह नहीं है, बुध का कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। मंगल पर 2 उपग्रह हैं। कौन कौन? फोबोस हैं और डिमोस हैं। और ये जो है सौर मंडल के सबसे छोटे उपग्रह हैं। कौन? फोबोस और डिमोस। बृहस्पति के उपग्रह हैं गैनीमेड है। यह जो है बृहस्पति का सबसे बड़ा और यह बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है और सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनीमेड है। प्रश्न दोनों तरीके से पूछा जाता है। बृहस्पति का उपग्रह कौन है? गैनीमेड है। और बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है और सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जो है टाइटन है। यहाँ टाइटन लिखा है, टाइटन होगा। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है और शनि के जो है सबसे ज्यादा उपग्रह है। सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं? शनि के हैं। शनि के चारों तरफ तस्वीनुमा छल्ले पाए जाते हैं जिसे वलय कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। देखिए, ये शनि है, शनि के चारों तरफ देखिए ये छल्ले हैं। शनि के चारों तरफ ये छल्ले पाए जाते हैं और इन वलयों की संख्या कितनी है? इन वलयों की संख्या 7 है। ये धूल के बने हुए हैं। शनि की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से प्रभावित होकर ये वलय उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ये जो वलय है इनकी संख्या 7 है और ये पृथ्वी के चारों तरफ उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जो है चक्कर लगाते रहते हैं। उसके बाद आता है अरुण। अरुण के 2 हैं, ट्राइटन और नेरिड। ट्राइटन और नेरिड जो है इसके 2 उपग्रह हैं। अरुण के आसपास भी छल्ले हैं। अरुण ग्रह जो है उसके आसपास भी छल्ले। ये देखिए, ये अरुण है, इस अरुण के आसपास भी छल्ले पाए जाते हैं। देखिए, सभी ग्रहों के पास वायुमंडल पाया जाता है। जितने भी ग्रह हैं उनके सभी के पास वायुमंडल पाया जाता है।
लेकिन बुध ग्रह के पास कोई वायुमंडल नहीं पाया जाता, और बुध ग्रह के पास वायुमंडल न होने के कारण जो है बुध ग्रह का तापांतर काफी अधिक होता है, अर्थात लगभग 600 डिग्री होता है। ऐसा करने का मतलब ये है कि दिन बहुत गर्म और रात बहुत ठंडी हो जाती है। प्रश्न ये पूछता है किस ग्रह का तापांतर सबसे अधिक होता है, तो बुध का होता है लगभग कितना, लगभग जो है 600 डिग्री सेल्सियस होता है। तो वायुमंडल किसी भी ग्रह के लिए कंबल की तरह कार्य करता है। जो वायुमंडल है वह किसी भी ग्रह के लिए कंबल की तरह कार्य करता है। सौरिक प्रकाश एवं विकिरण लघु तरंगी होता है तथा पृथ्वी का वायुमंडल उसे रोक नहीं पाता, तथा यह सौरिक विकिरण पृथ्वी पर पहुंचकर धरातल को गर्म करता है। लेकिन रात में धरातल से उठने वाली उष्मा दीर्घ तरंगी होती है, जिसे वायुमंडल रोक लेता है, अर्थात अंतरिक्ष में जाने नहीं देता। इस काम में मुख्य भूमिका जो है किसकी होती है, इस काम में मुख्य भूमिका कार्बन डाइऑक्साइड निभाती है। CO2 गैस ही दीर्घ तरंगी विकिरण को अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण पृथ्वी बहुत ज्यादा ठंडी नहीं होती। तो फ्रेंड्स, ये रहा सौर मंडल के बारे में जितने भी फैक्ट थे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अच्छी तरह समझाने की कोशिश की, और आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। आप एक दो बार वीडियो देख लेंगे तो फैक्ट आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं जो है वीडियो समाप्त करने से पहले आपको एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ, और आप जो है अपने कमेंट जरूर दीजिएगा कि वीडियो कैसा रहा या क्या सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि आपके फीडबैक के अनुसार जो है हम अपने में सुधार करने का प्रयास करते हैं। तो एक बार मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।